नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। चमोली के सुरंग हादसे में लापता आखिरी 2 मजदूरों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही करीब 6 दिन से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। 13 अगस्त को सुरंग में मलबा और पानी भरने से 22 मजदूर फंस गए थे। वहीं रेस्क्यू के दौरान 12 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 10 मजदूरों की मौत हो गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर सर्विस समेत कई टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रिपोर्ट देखिए। पिछले हफ्ते उत्तराखंड के चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद लापता हुए 2 और मजदूरों के शव मंगलवार को बरामद कर लिए गए, जिससे इस घटना में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। 13 अगस्त को जमीन धंसने की वजह से सुरंग में मलबा और पानी भर गया था, जिससे टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के विष्णुघाट पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 3 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंदर 22 मजदूर फंस गए थे। अब सभी 22 मजदूरों का पता चलने के बाद 6 दिन तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। 13 तारीख की जो घटना हुई थी, उसके बाद आज 6ठे दिन हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है। इसमें 12 लोग चिकित्सालय में एडमिट हुए थे। 2 लोगों की हल्की फुल्की इंजरीज आई थी, जिन्हें हॉस्पिटल से प्राथमिक उसके बाद ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। आज 2 श्रमिकों के शव मिले हैं जो मिसिंग थे, और इससे 10 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। और अब कोई भी कार्मिक ना तो मिसिंग है और ना इस प्रकार से कोई मिसिंग होने की कोई सूचना हमारे पास है। इस बचाव अभियान में कई एजेंसियां एक साथ लगीं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन दल के कर्मचारियों ने सुरंग के अंदर भारी कीचड़ और मुश्किल हालात के बीच ऑपरेशन पूरा करने के लिए आपस में मिलकर काम किया। हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर सर्विस, इन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशंसनीय कार्य किया। सीआईएसएफ की जो टीम वहां पर रहती है, उनके द्वारा भी एक्सेस कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और पहले दिन जिलाधिकारी महोदय के स्तर से आईटीबीपी और सेना की टीमें वहां बुलाई गई थी, किंतु ये विशेषज्ञता वाला ऑपरेशन होने के नाते इसमें फायर, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के द्वारा अंदर कार्य किया गया टनल के अंदर। अधिकारियों ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद आखिरी 2 कर्मचारियों के शव परिवारों को सौंप दिए जाएंगे। एफआरआई देहरादून में आईएफएस परीक्षार्थियों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इसी मौके पर कई बड़े मंत्री भी शामिल हुए। जिसके बाद सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। और महोदय, ये हम सभी के लिए आज बहुत ही अत्यंत गर्व और सौभाग्य का क्षण है कि आज हमें आपका यहां पर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। साथियों, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का संपूर्ण सार्वजनिक जीवन सादगी, समर्पण और जनसेवा की भावना का प्रेरणादायी उदाहरण रहा है। जमीनी स्तर से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कर देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचने की आपकी गौरवमयी यात्रा परिश्रम, संकल्प और राष्ट्र सेवा के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आपने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में सदैव राष्ट्रहित और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्यसभा के माननीय सभापति के रूप में भी आपने संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज आपके तेजस्वी विचारों से, आपके मार्गदर्शन से हमारे युवा वन अधिकारी, जिन्हें निसंदेह अभी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देनी हैं, बहुत सारे क्षेत्रों का समन्वय करना है और सेवा के पथ पर एक नई ऊर्जा के साथ उनको जाने के लिए आपका मार्गदर्शन प्रेरित करेगा। आज के इस अवसर पर मैं सभी अपने युवा प्रोबेशनर्स को भी भारतीय वन सेवा में शामिल होने के लिए आप सभी को अपने हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं तथा देवभूमि उत्तराखंड में आपके प्रशिक्षण एवं प्रवास के लिए भी आपका मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारतीय वन सेवा हमारी प्राकृतिक विरासत, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का सबसे
मजबूत स्तंभ है, क्योंकि वन हमारे लिए केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन का आधार है। और ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि देवभूमि उत्तराखंड का लगभग 70% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है। साथियों, हमारे प्रदेश की असली शोभा और इसकी पहचान यहाँ के विशाल पर्वत, यहाँ की कल कल बहती नदियां और हमारे समृद्ध वन ही हैं। ऐसे में वनों और हमारी समृद्ध जैव विविधता को, उसका संरक्षण केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने का संकल्प भी है। इस महान संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी अधिकारियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि आप केवल एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि प्रकृति के रक्षक भी हैं। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में आपकी जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम हर वर्ष हमें उत्तराखंड की बात करूं तो हमें बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी एवलांच आ रहा है, कभी जो है लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी अत्यधिक मानसून में बारिश हो रही है। ऐसे अनेक जो चुनौतियां हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है। तो आपको ऐसे समय में अपनी प्रशासनिक क्षमता और आधुनिक तकनीक, इन सभी का उपयोग करते हुए वनों का संरक्षण भी करना है। वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय स्थापित करके उनके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इस महत्वपूर्ण भूमिका को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ निभाएंगे और इस अनमोल प्राकृतिक धरोहर को और अधिक समृद्ध बनाएंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास यात्रा में पर्यावरण संरक्षण का भी समान महत्व दिया जा रहा है। मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी और जिम्मेदार जीवन शैली से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच एक मजबूत संतुलन बनाकर काम कर रही है। हमने राज्य में देश का सबसे बड़ा जो अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर 13,000 एकड़ से भी अधिक वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समर्पित फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही चारधाम यात्रा पर डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू किया गया है। सितारगंज में 12 वफात के धार्मिक आयोजनों को पुरानी परंपराओं के अनुसार कराने की मांग उठी है। बता दें कि व्यापार मंडल अध्यक्ष उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारी और सर्वधर्म कमेटियों के लोग तहसील पहुंचे और एसडीएम के नाम ज्ञापन तहसीलदार हिमांशु जोशी को सौंपा। वहीं व्यापारियों ने कहा कि शहर की लाइटिंग से किसी को परेशानी नहीं है और भाईचारा कायम रखते हुए पुराने धार्मिक आयोजनों की परंपरा को आगे जारी रखा जाए। मामला है जी, पहला जो ज्ञापन दिया गया है वो 12वीं शरीफ के लिए दिया गया है। जो कल अमन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी तो इंस्पेक्टर साहब ने उसमें बोला था कि इसमें रोड पे कोई भी कार्य करने की परमिशन ना दी जाएगी। तो उस उपलक्ष्य में व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोनू भाई और दीपेंद्र सिंगल जी और तमाम कार्यकर्ता और समाज सेवी लोग आके एसडीएम साहब को इस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया गया कि जो काम पिछले जब से सितारगंज विकसित हुआ है तब से जो चीज़ें चली आ रही हैं सामाजिक और धार्मिक, और वो सारे धर्मों की यहाँ सुकून से अगर किसी भी धर्म का कोई काम हो रहा है, अगर जो भी व्यवस्था की वजह से अगर कहीं रूटों पे भी आना पड़ रहा है तो किसी भी मजहब के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और उसकी ये मिसाल सोनू भाई ने और हम सब ने आके 25-26 तारीख को 12 वफात का त्यौहार आ रहा है। उसमें रोशनी और ये जगह जगह जलसे वगैरह का आयोजन किए जाते हैं। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है जिसमें कि हमने परमिशन मांगी है कि जो आज तक शुरू से प्रथा चलती आ रही है उस प्रथा को चलने दिया जाए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना डाला जाए। तो इस सिलसिले में हमने तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है कि साहब जो काम हम लोगों के सभी वर्गों के सभी समाज के लोगों का प्रोग्राम जो चलते हैं, कहीं जागरण होता है, रोड पे होता है, मंदिर में जगह नहीं मिल पाती है या
अब जलसा होना है, उसके लिए मस्जिद में इतनी जगह नहीं है, ईदगाह बहुत दूर पड़ जाता है, तो वो बीच रोड पे ये होता आया है आज तक, तो वहीं पे वो होगा। इस सिलसिले में हमने तहसीलदार साहब राजधानी देहरादून में मानसून के दौरान जलभराव और सड़कों के गड्ढों की समस्या को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि लगातार बारिश के चलते फिलहाल सड़कों पर डामरीकरण संभव नहीं है। 15 जून के बाद पीडब्ल्यूडी ने कई जगह पैचवर्क कराया है और जरूरत के अनुसार इंटरलॉकिंग टाइल्स भी लगाई गई हैं। डीएम ने कहा कि बारिश थमते ही युद्ध स्तर पर सड़क सुधार का काम शुरू होगा और प्रशासन ने 15 अक्टूबर तक पैचवर्क पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 15 जून के बाद में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कई सारे स्थानों पर पैच वर्क जो किया जाना था उसको करवाया गया और अभी भी हम लोग मॉनिटर ये कर रहे हैं कहाँ पे गड्ढे हुए। ड्यूरिंग मानसून सीजन क्योंकि ब्लैक टॉपिंग करना उतना पॉसिबल नहीं रहता, तो वेदर कंडीशन फेवरेबल नहीं होने के कारण, तो इस दौरान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा मल्टीपल प्लेसेस पे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई है, उन गड्ढों पे टेम्परेरी वर्क्स किए गए और इस संबंध में हमें जो लिस्ट है पुलिस की तरफ से भी प्राप्त हुई है। तो जैसे ही मानसून सीजन में बारिश थोड़ा कम होगी, फास्ट मैनर में पैच वर्क किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी यही डायरेक्शन हमें दिए गए, 15 अक्टूबर तक इस कार्य को समाप्त किया जाए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। श्रीनगर की निर्दलीय मेयर आरती भंडारी बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। उनके साथ श्रीनगर नगर निगम के 10 पार्षदों ने भी पार्टी की सदस्यता ली। इनमें 8 निर्दलीय और 2 कांग्रेस पार्षद शामिल हैं। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। चौहान जी वार्ड नंबर 6 से वहां पर देखिए, आज श्रीनगर नगर निगम की महापौर आरती भंडारी जी हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे और बीच में उनका निष्कासन हुआ था लखपत भंडारी जी। उनके साथ 2 कांग्रेस के सभासदों सहित 10 सभासदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने उनका परिवार में स्वागत किया है, सर्वसम्मति के साथ उनकी सदस्यता हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और महापौर जी और उनके पति लखपत जी ने जो कहा उसने हम सबका दिल जीता है। वे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। पिछले चुनाव में कुछ कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन उन पे जनता में प्रभाव था और वो चुनाव जीत गए। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे श्रीनगर के जो मेयर हैं श्रीमती आरती भंडारी जी, उनके पतिदेव लखपत भंडारी जी, 8 हमारे निर्दलीय पार्षद आज शामिल हुए हैं और 2 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। देखिए, पूरे उत्तराखंड में 10 नगर निगम भाजपा के थे और एक जो निर्दलीय मैंने जीता था वो कहीं ना कहीं भाजपा का ही था, क्योंकि मैं पहले से ही भाजपा की सदस्य रही हूँ और ये मेरे परिवार में मेरी पुनः वापसी है और मैं आज अपने 10 पार्षदों के साथ इस परिवार में शामिल हुई हूँ। तो बहुत ही खुशी की बात है और ये विचारधारा की बात है, क्योंकि मेरी विचारधारा हमेशा से भाजपा में रही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? पेट दफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। देहरादून में आज सभी स्कूल बंद किए गए हैं। जिले के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है।
खराब मौसम के चलते प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर यह अहम फैसला लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी। देहरादून में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिले के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है। खराब मौसम के चलते प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने है। छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिले के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है। खराब मौसम के चलते प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं जिले के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है। खराब मौसम के चलते प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें, छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी। एहतियातन देहरादून में आज सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। जिले के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है। छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने है। पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान विधायक हाजी फुरकान अहमद के नाम पर आपत्ति दर्ज होने का मामला सामने आया है। आपत्ति में दावा किया गया है कि हाजी फुरकान अहमद पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र के निवासी नहीं हैं। एसआईआर के तहत मतदाता सूची में दर्ज नाम और पते की जांच की जा रही है। वहीं विधायक ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक विधायक के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। ये लोग काटना चाहते हैं और ऐसा जो ये हमें देखो पहले भी आशंका थी कि हमारे वोट काटे जाएंगे, हमारे लोगों के जो कांग्रेस पार्टी के वोट है वो काटे जाएंगे। इसी तरह मेरी विधानसभा में लगभग 1700 वोट काटने की एप्लीकेशन आई, जिसमें 12 तारीख में मेरे नाम की 12/8/2026 को मोहम्मद फुरकान द्वारा मेरे वोट पर आपत्ति ली गई। जो मेरा बूथ नंबर 126 रामपुर और मेरा वोट नंबर 418 फुरकान अहमद, मेरे नाम पर जो आपत्ति लगाई वो निराधार है, क्योंकि मेरे वालिद साहब गांव के प्रधान है, मेरे वाइफ प्रधान नहीं, मैं 3 बार का विधायक हूँ। और जिसके नाम से मेरे नाम को आपत्ति लगाई मोहम्मद फुरकान है। तब हमने उससे मालूम किया कि भाई आपने कोई मेरा आपत्ति लगाई, मेरे अलावा उन्हें 18 जिसके और इसके नाम से लगेगी। सीधा चलेंगे दिल्ली, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
चुनावी साल में उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता भुवन चंद्र कापड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए सरकार से युवाओं और जनता से किए वादों का हिसाब मांगा। कापड़ी ने रोजगार पलायन आयोग और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के वादों पर सवाल उठाए। उन्होंने निजी उद्योगों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन और एलटी भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देरी का मुद्दा भी उठाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है और 5-6 महीने बाद चुनाव है, तो सारे नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, तो वही बात मैं उनसे कहूंगा कि चुनावी वर्ष है और 5-6 महीने बाद चुनाव है, तो आप जो है कि पलायन आयोग भी बनाएंगे, युवा आयोग भी बनाएंगे, आप महिलाओं के खाते में पैसे भी डालेंगे, आप रोजगार की भी बात करेंगे। पिछले 5.5 साल जिसमें आप कहते हैं कि आपने सबसे लंबा कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में जो है कि आपने निभाया है, तो आपने प्राइवेट उद्योगों में 75% युवाओं के रोजगार को कंपलसरी क्यों नहीं किया? सितारगंज कोतवाली में 12 वफात को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वधर्म समाज के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं गणमान्य लोगों ने त्योहार से जुड़ी समस्याएं और सुझाव प्रशासन के समक्ष रखे। प्रशासन ने बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने का भरोसा दिया। वहीं अधिकारियों ने 12 वफात का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। वहीं बता दें कि बैठक में राजस्व, बिजली, नगर पालिका और जल संस्थान समेत कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। 12 वफात के उपलक्ष्य पर जो है आज सितारगंज कोतवाली में पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी धर्म के लोग आए थे तथा हमारे तहसील के भी चेयरमैन साहब, बिजली विभाग, अन्य डिपार्टमेंट के लोग उपस्थित थे। विगत वर्षों की बात थी किस तरह से इसको जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। सभी से इस संबंध को वार्ता की गई। कुछ समस्याएं थी, उसको भी जो है सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इसको जो है सही सलामत और हर्षोल्लास के साथ इसको संपन्न करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।